पहली मास्टर क्लास एक टेक मास्टर की जानिब से है। आपने एक डाइंग ई कॉमर्स ब्रांड को $1 मिलियन की सेल्स तक पहुंचाया। उनके पास बहुत कुछ है जो हमें आज दे सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि आज हम वो सब खजाने समेट लेंगे। तो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं स्टेज पर दावत देने लगा हूं जनाब समी अहमद सयाल साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम समी अहमद सयाल है। मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त दोस्त है माज अहमद, वो कहता है कि यार वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो मैं इंट्रोडक्शन की तरफ इतना नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आता हूँ। तो मेरा नाम समी अहमद सयाल है और मैंने ब्लॉगिंग बेसिकली 2014 से ही स्टडी करना स्टार्ट की थी। काफ़ी सारे साल गुजर गए, मेरा एक साइड हसल थी ना, मैंने उसे कभी प्रैक्टिकल किया। 2020 के अंदर SCBT के अंदर इनरोल हुआ। जो चीज़ मुझे वहाँ से मिली वो थी कॉन्फिडेंस। उस कॉन्फिडेंस की बेस पे मैंने बहुत कुछ किया। उसमें से सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ आप लोग कह सकते हैं वो थी लॉ फर्म्स की कंसल्टेशन। आप लोगों को पता है कि लॉ फर्म्स को रैंक करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब के साथ मैंने काम किया। और उनमें से एक जो केस स्टडी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल ब्रांड है जो अपनी प्रोडक्ट्स को चाइना से इंपोर्ट करता था। तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा अब हमने वाइट लेबल करना है, लेकिन इस ब्रांड के ऊपर इतनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी, DDoS, वायरसेस एंड गॉड नोज व्हाट एल्स। तो उसी की केस स्टडी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, किस तरीके से हमने इस ब्रांड को $6,000 पर ईयर से $913,000 तक पहुँचाया, जिसके अंदर हमारा ऑलमोस्ट 70% प्रॉफिट है। ये इसका स्क्रीनशॉट है। तो इसकी केस स्टडी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो होती है कि किसी भी केस की ना पास हिस्ट्री बहुत मैटर करती है, कि ये ब्रांड था आखिर ये क्यों एकदम से इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए या मीडियोकर परफॉर्म करते हुए बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो सबसे पहली जो चीज़ जो हमने इसके तरह आइडेंटिफाई की थी वो ये थे कि इसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल इशूज़, सिक्योरिटी इशूज़, साइट ऑप्टिमाइजेशन इशूज़, क्रॉल बजट इशूज़, कैनिबलाइजेशन इशूज़ एंड गॉड नोज व्हाट एल्स। तो क्या होता है कि जब आप इतनी सारी चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि मैं किस चीज़ को छेड़ूं कि पूरी की पूरी चीज़ जो है ना ठीक हो जाए। यू हैव टू फाइंड द पिवटल पॉइंट। अब इसके केस में ये था कि हम लोगों ने इसको जब ये चीज़ मेरे पास आई, इट वॉज टोटली होस्टेड ऑन वर्डप्रेस, और जो पर्सन था इसके लिए कंसर्न वो इतना टेक्निकल नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी साइट भी हैक करवा बैठा, अपना गूगल वर्कस्पेस भी पूरा का पूरा हैक करवा बैठा। तो ये इसका बैकग्राउंड है। ये एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वेबसाइट थी जिसके अंदर वायरस से लेके कीवर्ड कैनिबलाइजेशन से लेके हर चीज़ का मतलब आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम था। आए करें जी प्लीज़। तो स्टेप 1 जो सबसे अहम है, आप लोग क्या कहते हैं कि ऐसी साइट्स के साथ सबसे पहला कौन सा काम हमें करना चाहिए? किसी को आइडिया नहीं है? यार इतने लोग बैठे हैं, आप लोगों को बुखार हो जाए तो सबसे पहले क्या करते हो यार? दवाई शवाई नहीं लेते? जब एक वेबसाइट हैक होती है, उसके अंदर मेलवेयर आता है और काफ़ी अरसे से वो चीज़ ऐसे चल रही होती है, तो सबसे पहली जो चीज़ उस साइट की लूज़ होती है उसके ट्रस्ट सिग्नल्स होते हैं। आप उस साइट की ब्रांडिंग लूज़ कर रहे होते हैं, ट्रस्ट सिग्नल्स लूज़ कर रहे होते हैं, और एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी सर्च कंसोल के अंदर भी फैच हो जाती है। तो जो पहला काम हमने किया जी, वो सबसे पहले इस साइट के जो ट्रस्ट सिग्नल्स थे उनको ठीक करने के लिए पहले से वायरस क्लीन किया। वायरस क्लीन करने के बाद उस वेबसाइट की जो ब्रांडिंग थी उसको हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया बहुत ज़्यादा। अब जब हम कहते हैं ना कि हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो इससे क्या मतलब है? इससे आप लोग क्या आइडिया ले सकते हैं? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका एक ब्रांड है, उसका एक नाम है, तो आप उसको उसी रिलेटेड क्यूरी के साथ PR स्टार्ट करवा दें। उसके बाद एक और प्रॉब्लम था, अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा कि कभी आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे गुल अहमद हो गया, कोई भी ब्रांड है, तो अगर वो एक कलर के कपड़े सेल कर रहा है तो उसके नीचे कुछ वेरिएंट्स भी बने हुए होते हैं। अब उन वेरिएंट्स की वजह से ये होता है कि वो प्रोडक्ट एक ही होती है लेकिन पेजेस 8 से 10 बन जाते हैं, जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन का जिसे कहते हैं ना कि माहौल क्रिएट हो जाता है सर्च इंजन के अंदर। उसको समझ नहीं आती कि यार मैं रैंक किस चीज़ को करूँ। तो हमने सबसे पहला जो था वायरस क्लीनिंग के बाद सेकंड मोस्ट जो स्टेप था वो बड़ा रिस्की था। हमने ऐसा किया कि उन पेजेस को आइडेंटिफाई किया जिनसे सबसे ज़्यादा हमें रेवेन्यू बन रहा था, और फिर हमने उन पेजेस को आइडेंटिफाई किया जिसकी वजह से साइट जो है ना वो डुप्लीकेशन में जा रही थी या कैनिबलाइजेशन में जा रही थी। पहली जो चीज़ थी वो यही थी कि हम लोगों ने एक रिस्की स्टेप लिया। डेफिनेटली द साइट वाज मेकिंग मनी, तो हमने क्या किया कि वो जितने ही कंपीटिंग पेजेस थे ना, इवन दो दे वर मेकिंग मनी एंड दे वर सॉर्ट ऑफ सेकेंडरी, हमने उनको डी इंडेक्स कर दिया। देखा तो साइट का पूरा स्ट्रक्चर ही मैसअप हुआ।
उस बंदे का कोई नहीं पता। इस साइट के ऊपर 15,000 प्रोडक्ट्स थी और हर प्रोडक्ट की 700 से 800 वेरिएशंस भी थी। इतना सारा मैस जब आपका होता है तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि यार मैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मेरी साइट की उसको गूगल के अंदर कैसे पुश करूं। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि उन पेजेस को ख़त्म किया, उनको कुछ टाइम के लिए डी इंडेक्स किया। होम पेज के ऊपर बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपके पेजेस होते हैं उनको हमने सेंड कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर हमारी प्रोडक्ट की प्राइस फॉर एग्जांपल $20,000 थी या एक प्रोडक्ट थी जो $5,000 की थी, वो नहीं बिक रही थी, लेकिन उसके साथ जो उसका आप कह सकते हैं वेरिएंट था वो सेल हो रहा था, या जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वो सेल हो रहे थे। और कन्फ्यूजन के लिए ये हुआ कि जो मेन टारगेटेड कीवर्ड है वो रैंक नहीं कर रहा, लेकिन उसका जो पार्ट है उसी टारगेटेड कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा। तो ये वजह बनी उसको डी इंडेक्स करने की। उसके कुछ ही अरसे के बाद हमने नोटिस करना स्टार्ट किया। HRF से दिखाता हूँ लाइव। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये साइट की पास हिस्ट्री है जब ये वर्डप्रेस के ऊपर थी। एंड दिस इज द एरिया, ये पहले एरो के साथ, जहाँ पर ये साइट इफेक्ट हुई, इसने हिट पकड़ी और सारा कुछ जिसे कहते हैं ना आप वेंट डाउन हिल फ्रॉम देयर। इतना कुछ करने के बाद हमने कहा कि अब चलो यार जितने भी पेजेस हैं ना इन सब को कंसोलिडेट करते हैं। हमने 3 क्लिक रूल अप्लाई किया। 3 क्लिक रूल का मतलब ये होता है कि आपके जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो होम पेज से 3 क्लिक के फासले पे होने चाहिए, लाइक होम पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज। अगर नहीं तो 2 क्लिक होना चाहिए। अब 3 क्लिक मैं क्यों कह रहा हूँ? आप लोग कहेंगे कि यार सेकंड क्लिक पे भी हो सकता है। तो शॉपिफाई का जो URL होता है वो abc.com/product/actual product होता है। तो जब हम इस तरीके से हमने इसको 3 क्लिक रूल के अंदर असेंबल किया तो क्या हुआ कि जितने वेरिएंट्स थे उनको भी हमने जो है ना किल कर दिया। उसकी क्रॉलिंग जो है ना साइट की वो फास्ट होना स्टार्ट हो गई और कुछ ही टाइम के बाद हमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट नज़र आई। अब फिर वही मसला आ गया, साइट जहाँ पे 17,000 18,000 पेजेस हैं वो कह रही है कि यार मुझे, अब गूगल कंफ्यूज हो रहा है कि यार ये साइट थी जो कभी इतनी ट्रैफिक लेती ही नहीं थी, मैं इसके ऊपर बड़े अरसे के बाद जाता था, क्रॉल की जो समझ आई ठीक है। अब जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड रखते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको पता है कि क्रॉल बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स लाइक कि अगर इस पूरे रूम के अंदर इतने सारे लोग हैं और मैं सिर्फ 2 को बाहर लेके जाऊं और कहूं कि यार ये मैंने आप लोगों से बात करनी है, तो बाकी सबको कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि जब आप अपनी साइट को इतना ओवर क्राउडेड कर देते हैं तो जो बॉट होता है वो बेचारा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता जहाँ आपकी मेन चीज़ होती है। वो कचरा जितना भी वेरिएंट्स होते हैं उसी पर ही वो कोटा जो है ना ख़त्म कर देता। इसके साथ साथ स्कीमा मार्कअप्स, वो तो डेफिनेट सी बात है। स्कीमा मार्कअप्स का जिन लोगों को पता होगा, तो हमने क्या किया कि इन सारी की सारी जितनी भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स थी उनको एक कैटेगरी के अंदर डाल के इंस्टेड ऑफ गोइंग आफ्टर प्रोडक्ट पेजेस हमने कैटेगरीज को ही जो है ना टारगेट करना शुरू कर दिया, टारगेट को ही और कैटेगरीज को ही उनके लिए रैंक करवाने की कोशिश की। उसके बाद जी थर्ड स्टेप था लिंक डिसअवॉव, ये भी हो गया, वायरस ख़त्म हो गया, लिंक बिल्डिंग फॉर डाइल्यूशन। अब हमारा कंपेटिटर जो है या 1-2 लोग जो भी होते हैं जो आपसे जब जेलसी का एलिमेंट रखते हैं तो वो उनकी पूरी कोशिश होती है कि आपको ना किसी तरीके से मतलब डाउन किया जाए। तो यहाँ पे अगर आप इस स्लाइड में गौर करें बैकलिंक्स के नीचे, तो इस वेबसाइट के 1.3 मिलियन बैकलिंक्स थे। अब हमारे पास ये भी बड़ा इशू था कि हम इनको डिसअवॉव तो कर रहे हैं, लेकिन यार इसको असर को कितना और जल्दी हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका सलूशन ये था कि हमने लिंक डाइल्यूशन की स्ट्रेटजी अपनाई। अब लिंक डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग अगर खाने में नमक ज़्यादा डल जाए या चाय में चीनी थोड़ी ज़्यादा डल जाए तो आप यहाँ तो पानी डालते हैं या कुछ और करते हैं। तो हमने क्या किया इस केस के अंदर, हमने ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट को उन पेजेस के ऊपर, होम पेज के ऊपर एक्सेसिवली लिंक करना स्टार्ट कर दिया। हमने PR कैंपेन्स रन की जिसमें हमें याहू, बूमरैंग और इन साइट से बैकलिंक्स मिले, हमारे ट्रस्ट सिग्नल्स इस्टेब्लिश हुए और उसके फ़ौरन बाद ही जब आपके होम पेज पे इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं और आप इसी के साथ साथ किसी थर्ड पार्टी सोर्स से ट्रैफिक लेके आते हैं, मिसाल के तौर पे फेसबुक एड्स की जो ट्रैफिक होती है ये एक हिडन आपका एक वेपन है जिसे आप कह सकते हैं। अगर एक चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, अगर आपकी साइट सर्च के अंदर स्टक है तो आप उस पर $100, $200 या $300 के एड चला के देखें फॉर अ लिमिटेड टाइम स्पैन।
ये सब किया जी, उसके बाद साइट की रौनकें बहाल होना स्टार्ट हो गई। तो वो वेबसाइट जो 5 से 6 हज़ार डॉलर एक साल में बनाती थी, वो 9 लाख डॉलर तक चली गई। यहाँ मैंने पूरा का पूरा ग्राफ आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारी सारी की सारी ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट्स से है और उसके बाद इंडिया से है। और कुछ लोग कहेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारी की सारी जो ट्रैफिक है एसईओ से आ रही है, इसमें आप लोग कोई दूसरा चैनल क्यों नहीं यूज़ कर रहे? तो ये अगर आप लोग नोटिस करें तो पेड सर्च के हमारे 2 कीवर्ड और उसमें 3 ट्रैफिक्स आ रही है। ये सिर्फ हमारे ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों की तसल्ली के लिए, ये उसका Ahrefs का कंसोल का ग्राफ है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये फुल ग्राफ है, दैट्स इट। ये वही ऑर्डर्स हैं जो हमारे लास्ट 90 डेज़ के हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें कि हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो सिर्फ 0.15% है। इसकी क्या वजह हो सकती है? बेसिकली जो हमारी प्रोडक्ट है वो स्टोर पे भी लिस्टेड है, लेकिन हम बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि क्लाइंट्स को ऑप्शन देते हैं कि वो हमारे साथ ना डेमो बुक कर लें, ठीक है। तो फिर हम उनको जाके वो चीज़ सेल करते हैं, उस पर हम क्लोजिंग करते हैं। ये तो सारी होगी केस स्टडी की बात कि कोई भी मेरे पास ई कॉमर्स की साइट है, मैंने उसे कैसे ठीक किया, ये तो थोड़ी सी एडवांस लेवल पे चले गए। अब हम बात करते हैं बिल्कुल बिगनर लेवल के ऊपर जाके कि यार मेरा ई कॉमर्स करने का बड़ा दिल करता है, मैं एसईओ से ई कॉमर्स स्टोर रैंक करना चाहता हूँ, तो बताओ मैं पहला स्टेप क्या लूँ? सबसे पहली चीज़ न्यूबीज की जो होती है ना, इनका जो जैसे दूध में उबाला आता है ना, इनके भी इमोशन एकदम ऐसे उठते हैं। एक केस स्टडी देखेंगे उसके फ़ौरन बाद ही कहेंगे बस अब मैंने जो स्टोर बनाना है ना उसकी सेल भी मुझे $1 मिलियन चाहिए। वो 100 बनाए 200 बनाए, नहीं जी, उससे वो बेचारे खुश नहीं होते, वो अब उनकी नाक के नीचे नहीं आता। तो जो पहला मेरा मशवरा है न्यूबीज को वो ये है कि यार अपनी जो अप्रोच है ना उसको रियलिस्टिक रखो। आपके पास 1 रुपये नहीं थे, आपके पास 100 रुपये आना स्टार्ट होंगे, इट्स नॉट अ बैड थिंग। हाँ, आपके दिमाग में 1 लाख रुपये लाजमी है, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर 1 लाख कोई हवा बना दोगे तो वो जो 100 बनते हैं ना वो भी नहीं बने। आप में से कुछ लोगों को मैं ये बताऊं कि मेरी उम्र इतनी नहीं है, मैं सिर्फ 25 ईयर्स ओल्ड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑलरेडी रनिंग अ $10 मिलियन एजेंसी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे गुरुज को, सारे कहते हैं यार क्लाइंट कैसे अर्न करना, क्लाइंट कैसे अर्न करना। तो जब मैं इनरोल हुआ उस टाइम मुझे एक बड़ी मिस्टेक हुई। इनरोलमेंट के बाद मैंने जोश में आके ना मैंने कहा यार मैं एक लॉ की वेबसाइट स्टार्ट कर। उस टाइम पे मेरा मेंटल लेवल इतना नहीं था कि यार ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये लॉ को मैंने रैंक करना ये तो बहुत बड़ा अजाब है। लेकिन क्या हुआ, मैंने उसकी बेस के ऊपर दूसरे क्लाइंट्स को रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया कि यार मुझे ना लॉ का थोड़ा आइडिया है, गिव मी सम टाइम। अब हमारे पाकिस्तानी भाई क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि यार थोड़ा सा लेक्चर लिया, थोड़ा सा सेशन लिया, हाय सर आई हैव हाई DAPA साइट, वांट बैकलिंक, इस तरीके की उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। मैंने ये वाला काम नहीं किया। आप लोगों को हमेशा ये देखना होता है कि आपका पाला किस इंसान से पड़ रहा है। अब अगर एक ठेले से आपने फ्रूट्स लेने, आप उसके सामने टाई लगा के चले जाएं, उसने तो देने ही देने हैं आपको, अब ये हो सकता है वो थोड़ा डर जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब लॉ के जो क्लाइंट्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली वाइट कॉलर, दे आर वेरी प्रोफेशनल्स। आप उनको हवा में नहीं बता सकते कि यार मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसे ही बैठे वैसे ईमेल की एंड आई गॉट अ पर्सन ऑन बोर्ड। उसने कहा कि यार हम भी अपनी मार्केटिंग करवाना चाह रहे हैं, इवन वी वांट टू बिल्ड आवर ओन फर्म, हाउ यू कैन हेल्प अस आउट। तो मेरे पास वो सैंपल था, तो वो मैंने उसको दिखाया एंड ही गॉट वेरी एक्साइटेड विद इट। अभी भी वो फर्म उस पॉइंट पे तो नहीं पहुंची क्योंकि इट्स एक्सट्रीमली हार्ड। 2019 कहाँ 2025 आने वाला, तो अभी तक हम मिड में ही हैं। लेकिन उससे जो कॉन्फिडेंस मिला, उससे जो कॉन्टैक्ट्स बने, वो एक एजेंसी के अंदर ग्रो कर गए, एक एजेंसी में मैच्योर हो गए। अब वापस उसी पॉइंट पर आते हैं कि यार मैं न्यूबी हूँ, मैं क्या करूँ। अगर आपके पास एडवेंचरस हिस्सा है और आप वाकई कुछ जिसे कहते हैं ना लाइफ में कुछ तूफानी करना, तो आप 1000 सर्च वॉल्यूम के 2 कीवर्ड्स ले लें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि यार आप इतनी बड़ी स्टोर बनाएं जिसके ऊपर आपको क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन और इस तरीके के प्रॉब्लम्स का जाना सामना करना पड़े। आप लोगों को ये नहीं समझ आ रही मैंने इस प्रोडक्ट को कहाँ रखना है, नहीं। पहला स्टेप हमेशा कॉन्फिडेंस का होता है। अब टारगेट कीवर्ड्स का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे जहनों में अमूमन सिर्फ यही बात आती है कि यार जिस कीवर्ड के साथ बाय आ रहा है ना, बस यही कीवर्ड है। और बेतहाशा लोग जब रिसर्च करते हैं तो सिर्फ इसी वेरिएबल को देखते हैं, हालांकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। तो अगर आप लोग ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करें जिनके साथ बाय का वर्ड ना आए, जो थोड़े से स्पेसिफिक हों, ठीक है। वही बात आ गई ना कि अब आपने बोइंग 717 नहीं बेचना, उसका कोई पर बेच दो। उसी के लिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर बैग्स हैं, ठीक है जी,
तो जो ज़्यादा ही हाई लेवल का सोचता है वो तो बाय बैग्स पे चला जाएगा, बाय बैग्स फॉर स्कूल पे चला जाएगा। दिस इज़ नॉट समथिंग जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो आप उसके साथ जैसे कि स्लिंग बैग्स हो गए, या जैसे स्लिम वॉलेट हो गया, स्लिम वॉलेट विद ABC कलर, इस तरीके की क्यूरीज को फाइंड आउट करें। ये क्यूरीज बहुत ज़्यादा इजी होती हैं और ऐसे स्टोर को रैंक करना 2 मंथ्स के अंदर या 1 महीने का भी खैर बात होती है, लेकिन अगर आप न्यू भी हैं तो आप 6 मंथ्स का रख लें। फिर वही बात आ गई कि यार हमें इस चीज़ का आइडिया किधर से मिलेगा। अगर आप लोगों की एक स्टोर है, आप लोग एक कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करते हैं, आप लोग कुछ भी ज़िंदगी में करते हैं, तो एक बड़ी ही अहम चीज़ होती है जिसको आप लोगों ने हमेशा माइंड में रखना है, योर कंपेटिटर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अगर आप उसके साथ उसके बिजनेस को नहीं ना समझ रहे, आपने कोक की बोतल बनानी है और आपने उसको कभी चखा ही नहीं है, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। हो सकता है आपके पास बजट बहुत ज़्यादा हो, सारा कुछ हो, लेकिन जब तक आपको ये नहीं ना पता होगा वाई कंज्यूमर इज़ लाइकिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसमें ऐसा है क्या, तब तक आपको उसके माइंड की किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अब Amazon, Etsy, TikTok, इनका सबको पता है, तो आप इनको Uber सजेस्ट में, Ahrefs में डाल के फिल्टर्स के साथ इस तरीके की क्यूरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके की क्यूरीज क्या होंगी, आप लोगों के लिए इजी टू मैनेज होंगी। बाकी जो सारा प्रोसेस है कि मैंने हंटिंग कहाँ से करनी है, सोर्सिंग कहाँ से करनी है, वो सबको पता है, वो अली बाबा या अली एक्सप्रेस कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन इस सारी डिबेट का, इस सारी केस स्टडी का मतलब क्या है? मतलब यही है ना कि अगर एक चीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा मेस है, तो आपको ये लाजमी नहीं होता कि आप पूरी की पूरी इमारत ही हिला दो, हर चीज़ को जला दो कि यार तबाह करते हैं फिर बनाते हैं। एक चीज़ को चेंज करें, टाइम बिहेवियर दें उसको, टाइम लैप्स दें कि यार मैंने एक चेंज किया था पूरी साइट के ऊपर और मेरी साइट क्रॉल भी हो गई है, लेट्स गिव दैट अ मंथ। उसके अंदर आपको वो चेंजेस मिले हैं, फिर आप सेकंड के ऊपर जाएं, थर्ड के ऊपर जाएं, सो ऑन। आई थिंक मैंने वो थोड़ी अपडेट भी की थी, लेकिन वो इन्होंने नहीं लगाई। बट एनीवेज, न्यूबीज से सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि यार अगर बड़े बड़े ख्वाब हैं, बड़ी बड़ी तवनाइयाँ हैं या बड़ी बड़ी चीज़ों पे आपको दिल करता है, तो लाजमी नहीं है कि आप इतने बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट विद समथिंग कि यार आप सब लोगों को मैच करना आता है। ठीक है, अगर एक कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम 1000 है और वो इंतहाई जिसे कहते हैं ना कि लो कंपटीशन है, तो आप उसकी वैल्यूएशन भी निकाल सकते हैं। लेट्स से इट्स $2, $4, $5, आप बैठे बैठे मैच कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ साथ। अच्छा, क्वेश्चन है, स्टैंड देयर, बस बड़े ना प्रिसाइज और टाइम हमारे पास जी जी बड़ा लिमिटेड है। अच्छा, ये अक्सर क्यूरीज मेरी, मैं इनके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। जो लोग अमेज़ॉन का स्टोर रन कर रहे हैं, वो कुछ बेच रहे हैं, अब अमेज़ॉन की पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो रही है, पाकिस्तान में वैसे सख्ती है, तो वो बंदा SEO से कैसे लेवरेज ले सकता है? उसकी अमेज़ॉन की मंथली फीसेज और सारा कुछ मिला मिलू के बचता कुछ नहीं, स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत मुझसे क्वेश्चन होता है कि अब हम SEO में अगर आना चाहते हैं तो उससे कैसे एक अपना अमेज़ॉन से SEO के ज़रिए रैंक करके अपना ई-कॉमर्स स्टोर आगे बढ़ा सकते हैं? अमेज़ॉन वाकई बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस देता है, तो आपकी जो भी प्रोडक्ट है आप सबसे पहले उसको रिवर्स इंजीनियर करें Ahrefs के अंदर, फाइंड आउट करें कि वो कौन से कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक होती है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरीके से एक और चीज़ भी है। अच्छा, इन अमेज़ॉन के उस एग्जैक्ट कीवर्ड को हम रिवर्स इंजीनियर करेंगे? abc.amazon.com अक्सर लोग बाय करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी जो हेडलाइन है उसको बेटर कर सकते हैं ना, कि बेटर मतलब आप अमेज़ॉन की उस एग्जैक्ट लिस्टिंग पेज को भी रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं? ऑब्वियसली, बिल्कुल। और ऐसा हमने बहुत बार नोटिस भी किया है कि बहुत सारी प्रोडक्ट होती हैं जो गूगल पे रैंक कर रही होती हैं, प्रोडक्ट नेम प्लस amazon.com भी और बेटर देन अमेज़ॉन भी और अमेज़ॉन अल्टरनेटिव भी। तो आपके पास बहुत सारा रूम है खेलने का। और ये बात हम सबको पता है कि जब एक साइट अथॉरिटी होती है तो वो जितने नीले पीले काले जैसे भी कीवर्ड्स होते हैं उस पर रैंक करना। अच्छा, एक और क्वेश्चन वो ये होता है कि अमेज़ॉन पे हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल बिक रही है, जब हम वही प्रोडक्ट गूगल में सर्च करते हैं उसका वॉल्यूम 0 आता है। हाँ जी, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। अब इसके ऊपर ये हो सकता है कि टूल्स दे सम टाइम लाई टू यू। अब लाजमी नहीं है कि वो 0, अगर वो चीज़ वहाँ पे हॉट सेलिंग इतनी हो रही है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो डायरेक्ट अमेज़ॉन के थ्रू ही सेल हो रही है, अमेज़ॉन पे सर्च हो रही है। बट स्टिल इट डजंट मेक एनी सेंस कि अगर एक चीज़ इतनी हॉट सेलिंग है वो गूगल के थ्रू नहीं होगी, वो होगी। हाँ, हो सकता है कि 10 to 20% मार्जिन हो, 30 भी हो सकता है, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉसिबल। मोस्ट ऑफ द टाइम इस पर यह मसला होता है कि जो अमेज़ॉन पे काम करने वाले होते हैं उनको राइट कम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड सर्च करना ही नहीं आता जिसका वॉल्यूम होता है।
ये भी इशू हो सकता है। थैंक यू सो मच It was nice talking to you. Thank you everyone.